हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 263 पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप। कॉलेज के गेट पर एक लड़के की लाश गिरी हुई थी। उसके सामने एक चश्मिश लड़की खड़ी थी जो डरकर कांप रही थी। वहीं पर कुछ दूरी पर लड़कों का एक समूह इस नजारे को देखकर हैरान था। अभी तो वो लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़ने वाला था और अगले ही पल वो लाश बनकर नीचे लेट गया। ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? किसने किया? ये सारे सवाल उन लोगों के मन में आने लगे, पर उनकी बगल में खड़ा शौर्य अपनी मूंछों पर ताव देते हुए इस नजारे को देख रहा था और मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। उन लड़कों के झुंड ने उस लाश बने लड़के की तरफ दौड़ लगा दी और अब उन्होंने शौर्य को छोड़ दिया था। शौर्य ने रोहिणी को देखा और उसे यहां से चले जाने का इशारा कर दिया। रोहिणी भी वहां से चुपचाप निकल गई। वहां कॉलेज के एक भी आम स्टूडेंट ने मुड़कर भी उस लड़के को नहीं देखा। कुछ लड़कियों ने ये भी कहा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि एक और गंदी नाली का कीड़ा गायब हो गया। कुछ दिनों पहले उस प्रकाश के 5 लड़के उस गली में मरे पड़े मिले थे, आज ये भी उनके साथ मिल गया। लगता है ये काम भी शुरू भैरों का है। कॉलेज प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया और इस बात की छानबीन करने के लिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया। इस बार उस इलाके का SHO यहाँ छानबीन करने आया हुआ था। उसने आते ही उन लड़कों से मुलाकात की मानो वो लोग उसके अपने लोग हैं। फिर लाश की अच्छे से जांच की और बोला, इसे भी किसी ने ऐसे ही मारा है। लगता है कोई तुम लोगों का दुश्मन यहाँ अंदर आ चुका है। भाई से कहकर यहाँ लड़कों की संख्या बढ़ा देना ताकि कोई ऊंच नीच हो तो वो लोग तुम्हारी मदद के लिए अंदर आ जाएंगे। ये सुनकर उन लड़कों का लीडर वंश पाटिल आगे आया। सने उस ऑफिसर से कहकर इस मामले की जांच ठीक से करने के लिए कहा। उस ऑफिसर ने भी उसे जांच ठीक से करने का वचन दिया और एक एक स्टूडेंट से पूछताछ करने लगा। पुलिस को देखकर पूछताछ के दौरान बच्चों ने कई बार ये बताया कि ये लड़का एक गुंडा था और आते जाते लड़कियों को छेड़ता था, तो उस ऑफिसर उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और सिर्फ कातिल के बारे में पूछना शुरू किया। तभी उन गुंडों में से एक ने शौर्य का भी नाम लिया। उस ऑफिसर ने शौर्य को भी एक आई विटनेस की तौर पर बुला लिया। शौर्य ने भी जो देखा वही बताया, कुछ नया नहीं। उसने भी यही कहा कि ये लड़का उस लड़की के इज्जत पर हाथ डाल रहा था, इसीलिए बेमौत मारा गया। ऑफिसर को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो शौर्य से गुस्से से बोला, वो कोई गली का कुत्ता नहीं था जो बेमौत मारा जाए। मुझे सिर्फ ये बता कि तुमने कातिल को देखा या नहीं। ये सुनकर शौर्य ने बड़े आराम से कहा, ये तो शूरभैरों ने कराया होगा। आपको तो पता है कि वो पापियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही रुकता है। ये सुनकर वो ऑफिसर तिलमिला उठा, पर तभी उसकी नजर वहां आई रोहिणी पर पड़ी। उसने रोहिणी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वंश को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वंश भाई इस बार अच्छा आइटम सेलेक्ट किया है। मन भर जाए तो हमें भी बुला लेना। ये शब्द शौर्य के कानों पर साफ सुनाई दिए। अगले ही पल शौर्य की मुठ्ठियां भींच गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस पुलिस वाले की कॉलर को पकड़ा और उसकी कमर में लगी रिवॉल्वर को निकालकर उसके शरीर में 6 की 6 गोलियां उतार दी। शौर्य हर एक गोली के बाद बोल रहा था, वो तुझे आइटम दिखती है। पर ये सब शौर्य के दिमाग के अंदर ही चल रहा था। उसने अपने गुस्से को थोड़ा और दबा दिया। वो आते ही कॉलेज के अंदर रक्तपात नहीं करना चाहता था। उस पुलिस वाले ने बाद में बड़ी ही बदतमीजी से रोहिणी के साथ पूछताछ की और फिर वहां से निकल गया। उसके जाते ही शौर्य भी गायब हो गया। जब उस पुलिस वाले की गाड़ी सुनसान जगह पर पहुंच गई तो अचानक उनके गाड़ी के सामने एक साया आया। उसने आते ही पहले गाड़ी में बैठे कांस्टेबल्स को बेहोश कर दिया। फिर वह साया उस ऑफिसर के सामने आ गया। इस पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकली और उसे चलने की कोशिश की, पर उससे पहले ही उसका हाथ मुड़ गया और उस बंदूक के अंदर की 6 के 6 गोलियां उस ऑफिसर के शरीर में उतार दी। उसके बाद उस साये ने धीरे धीरे उस पुलिस वाले की वर्दी उतार दी और उसे बिना कपड़ों के रस्सी से बांधकर पास ही के पेड़ के ऊपर टांग दिया और उसके गले में एक छोटा बोर्ड टांग दिया और उसके ऊपर उसके ही खून से लिख दिया, कॉलेज के गुंडों का पालतू कुत्ता। इसे जीने का कोई हक नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वह साया वापस हवा में गायब हो गया। जब नीतू को ये बात पता चली तो वो भी यहाँ पहुंच गई। उसने उस बोर्ड पर लिखी लिखावट को तुरंत पहचान लिया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये लिखावट उसी शुरू भैरो की थी।
और ये पुलिस वाला उसके लिस्ट में पहले नंबर पर था और आज उसका काम तमाम हो चुका था। नीतू ने तुरंत डीजीपी को फोन लगाया और सारी बात साफ साफ बता दी। दूसरी तरफ से डीजीपी बोला, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, पर अब याद रखना तुम्हारे ये पुलिस वाले और उस कॉलेज के अंदर पल रहे वो माफिया के पिल्ले अब नहीं बचने वाले। तो अब मैं चाहूंगा कि तुम बस इसे देखते रहो और कोई एक्शन मत लेना। वो भी तुमसे यही चाहता होगा। ये सुनकर नीतू का चेहरा उतर गया। इससे डीजीपी ने साफ साफ कह दिया कि वो अब चुपचाप इस तबाही को होते हुए देखे और कुछ भी ना करे। ये उसके वर्क एथिक्स के खिलाफ था, पर वो भी अच्छे से जानती थी कि उसके लोगों ने गुनाहगारों को हमेशा सपोर्ट किया और कमजोर लोगों को उनके सामने झुकाने में मदद की थी। जब नीतू ने थोड़ी छानबीन की तो उसे पता चला कि वो पुलिस वाला कॉलेज में हुई उस लड़के के अकस्मात मौत पर काम कर रहा था। नीतू ने तय किया कि वो जाकर देखेगी कि क्या कॉलेज में उस पुलिस वाले ने कुछ किया है या इसका संबंध किसी और चीज से है। केस की छानबीन करने नीतू कॉलेज के अंदर पहुंच गई। उसके साथ 2 लोकल कांस्टेबल्स भी थे। अंदर आते ही नीतू ने देखा कि कॉलेज के हर कोने में गुंडे और बदमाश लोगों ने अपने अड्डे बनाए थे और वो लोग अति जाति लड़कियों को छेड़ रहे थे। कुछ तो इतने बहादुर थे कि उन्होंने नीतू को भी नहीं छोड़ा और उसको भी उन्होंने छेड़ना शुरू किया। नीतू का गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा और उसने इन्वेस्टिगेशन को बगल में रखा और अपने कांस्टेबल से डंडा लिया और उन लड़कों को मारने चली गई। पर उसके साथ आया एक भी कांस्टेबल उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। नीतू ने जब उन्हें पीटने के लिए डंडा मारना चाहा तो एक गुंडे ने आगे आकर बड़ी ही बदतमीजी से उसका डंडा हवा में ही पकड़ लिया और उसे चिढ़ाते हुए बोला, मैडम तुम जैसी आइटम अगर आज रात मिल जाए तो मैं हवालात की हवा खाने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार मैं तुम्हारा स्वाद चखना चाहूंगा। इतना कहकर उस गुंडे ने डंडे को नीतू के हाथ से झटका देकर छीन लिया। उसके बाद उसने नीतू के पास जाने की कोशिश की तो नीतू ने उसे एक घूंसा जड़ दिया, पर उस गुंडे को कोई चोट नहीं लगी। उस गुंडे ने आगे बढ़कर नीतू के कमर में हाथ डाला और उसे अपनी बाहों में भरकर चूमने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वहां किसी के ताली बजाने की आवाज आई। उस लड़के ने भी खुद को रोक लिया और उस तरफ देखने लगा। वहां शौर्य खड़ा था और वो मुस्कुराते हुए नीतू को ही देख रहा था। उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, नीतू मैडम इस कॉलेज के अंदर ये गुंडे आए दिन लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं। अगर आज आपकी भी इज्जत उतार गई तो भी आपको कोई नहीं बचाएगा। और हाँ, आपकी कमर पर लगी बंदूक आपको सिर्फ दिखाने के लिए दी गई है, इसीलिए आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब यहाँ आए हो तो लूट कर चली जाओ। शौर्य की बातों में उपेक्षा थी। उसने उसे याद दिलाया कि वो एक पुलिस वाली है और ये गुंडे उसकी इस मर्यादा को भी नहीं मान सकते, यानी वो मरने के हकदार है। नीतू ने अपने दांत पिसे और अपने घुटने से उस गुंडे के पैरों के बीच वार कर दिया और उस खुद से दूर करके अपनी बंदूक निकाली और उसके सिर पर लगा दी। पर वह गुंडा काफी तेज था। उसने एक झटके से नीतू के हाथ की गन नीचे गिरा दी। बंदूक गिरते ही नीतू हैरान हो गई, पर इस वक्त बंदूक शौर्य के पैरों में आकर गिर गई और शौर्य के अंदर दबा हुआ क्रोध फूट पड़ा। अगले ही पल शौर्य ने बंदूक उठाई और उसे बड़े ही स्टाइल से अनलॉक किया। उसके बाद उसने इसे हाथों से कॉक किया और बंदूक का निशाना उस गुंडे के सिर पर साध दिया और गोली चला दी। उस गुंडे का सिर तरबूजे की तरह फट गया। लेकिन शौर्य वहां रुका नहीं। उसने आगे बढ़कर उस गुंडे के साथियों पर निशाना लगाया और एक के बाद एक गोलियां चलाने लगा। शौर्य किसी हॉलीवुड के हीरो की तरह एक गोली और एक सिर के हिसाब से गुंडों को दिन दहाड़े जान से मारे जा रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सारे गुंडे शौर्य से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य अचानक बंदूक हाथ में आते ही वायलेंट हो जाएगा। एक ही समय में शौर्य ने 18 गुंडों की लाशें बिछाई थी। जब मैगजीन खाली हुई तो उसने बंदूक नीतू की तरफ उछाल दी और बोला, लो मैंने गुंडों को अब सबक सिखा दिया है। अब आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम कर सकते हैं। नीतू, जिसने अभी अभी जो देखा उसे अपने दिमाग के अंदर हैरान होकर प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने खड़े होकर इस लड़के ने लगभग 18 गुंडों को खत्म कर दिया और बाकी गुंडों को कॉलेज से भगा दिया। जब ये लड़का गोली चला रहा था उसकी स्टाइल एकदम हटके थी और उसका निशाना दौड़ते हुए गुंडे के सिर को भी भेद सकता था। इसका मतलब एक ही हो सकता था कि ये लड़का कोई आम लड़का हो ही नहीं सकता था। नीतू ने जैसे तैसे होश संभाला और अपनी बंदूक को शौर्य के ऊपर तान दिया। शौर्य ने तुरंत हाथ ऊपर किए और बोला, हाय रे ये जमाना, मैंने अभी अभी आपकी इज्जत बचाई है और उसके लिए आप मुझ पर ही बंदूक तान रही है। वैसे भी आपकी बंदूक अभी खाली है। इतना कहकर उसने वापस हाथ नीचे किए और बोला,
आज इन गुंडों को मैंने नहीं अपने मारा है और आज आप बाहर भी यही स्टेटमेंट दोगी। अगर आपने ये बताया कि इन्हें मैंने मरा है तो लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे। और हाँ, वैसे भी इन मरे हुए लोगों ने आज तक कई लड़कियों को मारा है, तो इनमें से एक भी दूध का धुला नहीं था। इनके साथ आपके कई पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, जैसे कि आपके साथ आए हुए कांस्टेबल भी। जब शौर्य ने ये कहा तो नीतू ने मुड़कर देखा तो उसके साथ से कांस्टेबल्स कोने में दुबक कर खड़े थे। ये देख नीतू को खुद पर और भी अधिक गुस्सा आने लगा। तभी शौर्य ने नीतू के पास पड़ा हुआ पुलिस का डंडा उठाया और धीरे से नीतू से बोला, अगर ऑन ड्यूटी कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता है तो सरकार उसे इनाम भी देती है और उस केस की अच्छे से छानबीन भी करती है, तो कैसा रहेगा अगर आपके ये निकम्मे कांस्टेबल शहीद हो जाए तो। इतना कहकर शौर्य ने बिजली की रफ्तार से हाथ के डंडे के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़ों को उन कांस्टेबल के सीने में उतार दिया। अब तो नीतू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो अपनी जगह पर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर वो शौर्य के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कॉलेज के अंदर जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जब शौर्य गोलियां चला रहा था उस वक्त हर कोई वहां से भाग चुका था। नीतू ने थरथराते हुए हाथों से अपना फोन निकाला और डीजीपी को फोन लगाया। उसके बाद उसने डीजीपी को वैसा ही बताया जैसा शौर्य ने उसे कहा था। ऊपर से 2 कांस्टेबल भी मारे जाने की खबर उसने डीजीपी को दे दी। डीजीपी भी इस बात से हैरान हो गया कि कॉलेज के अंदर गुंडों का इतना बड़ा अड्डा कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत इस पर कार्यवाही करते हुए शहर के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां के सभी पुलिस वालों को रातों रात बदलने की ऑर्डर्स दिए। साथ ही साथ उनकी जगह पड़ोस के शहर यानी मुंबई से नई टीम और नए पुलिस वालों को यहां ट्रांसफर कर दिया। नई टीम के अंदर 2 पुलिस कमिश्नर थे और 4 एसीपी भी शामिल थे। इन्हें डीजीपी ने साफ ऑर्डर दिए कि 2 दिनों के अंदर कॉलेज के अंदर बैठे गुंडों को खदेड़कर बाहर कर दे। अगर कोई ना माने तो उन्हें वहीं पर खत्म कर दे। साथ ही नीतू को भी वापस मुंबई हेड ऑफिस बुला लिया गया। शहर के कॉलेज में हुए हत्याकांड की खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई। पहले ही पूरे शहर में लोग आए दिन होने वाली हत्याओं से थोड़े घबराए हुए थे, पर जैसे ही कॉलेज के अंदर घटी इस घटना की जानकारी उन्हें मिली वो लोग और भी ज्यादा सख्ते में आ गए। यही हाल उन गुंडों के सरगनाओं का था। इन गुंडों के मरने के बाद वो सभी लोग शौर्य को ढूंढने में लग गए थे। क्योंकि शौर्य एक नया स्टूडेंट था तो उसकी जानकारी कॉलेज के अंदर मौजूद नहीं थी। उन गुंडों को मालूम चल गया था कि उनके आदमियों को शौर्य ने ही मारा है, भले ही नीतू ने मीडिया में उनकी हत्या की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। पूरे शहर में पूरी रात गुंडों की गाड़ियां रास्ते पर उद्यम मचाती रही। कई जगहों पर उन्होंने रास्ता बंद करने की कोशिश की तो कुछ जगहों पर दुकानें जलाई गई। ऊपर से लोकल पुलिस ने उन्हें ये सब करने से रोकने की कोशिश भी नहीं की। पूरी रात शहर में तबाही मची थी, पर शौर्य ने भी ये सब चुपचाप देख और उन गुंडों को अपने दिमाग में फिट कर लिया, क्योंकि जब वो शिकार पर निकलेगा तो वो इन्हें अच्छे से उनके कर्मों का फल दे देगा। पूरी रात शौर्य ने इस बात का ध्यान रखा कि किसी मासूम की इसमें जान ना चली जाए। क्या इन गुंडों का नेक्सस मार्तन सालार के नेक्सस से भी बड़ा था? क्या इन गुंडों के पीछे किसी एक गिरोह का हाथ है? कौन है इनके पीछे? क्या आने वाली नई टीम इनके खिलाफ कोई एक्शन ले भी पाएगी या नहीं?